गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आपके साथ अनुच्छेद 13 बनाम अनुच्छेद 368 की लड़ाई का हम विश्लेषण कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 13 को लेकर के दो केसेस आए थे। पहले शंकरी प्रसाद, दूसरा आया था सज्जन कुमार। इन दोनों केसेस में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को मौलिक अधिकारों से ऊपर महत्व दिया गया, लेकिन गोलकनाथ केस में 368 और जो सामान्य विधायी प्रक्रिया उसको समान मान लिया गया। कहा गया कि अगर किसी भी प्रकार से कानून बनता है और अगर वो मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करता है तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब इस जो गोलकनाथ केस था इसने सरकार को एक तरह से डिस्टर्ब कर दिया। इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उस समय सरकार ने ये कहा कि न्यायपालिका हमारी विधायी शक्तियों के ऊपर बैठ गई है और न्यायपालिका के इस निर्णय को नलीफाई करने के लिए, उदासीन बनाने के लिए 24वां संविधान संशोधन सरकार लाई। अब 24वां संविधान संशोधन में सरकार ने आर्टिकल 13 में एक नया सब क्लॉज जोड़ दिया, एक उपबंध जोड़ दिया। ये था कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू द अमेंडमेंट्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368 राइट ऑफ इक्वालिटी। यदि हम समानता के अधिकार से किसी भी भाग में अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के द्वारा संशोधन लाएंगे तो वो आर्टिकल 13 वहाँ पर किसी प्रकार की बाधा नहीं बनेगा। ठीक है, तो संविधान संशोधन के द्वारा संसद ने अपनी अग्रता फिर से प्राप्त कर ली कि हम कोई भी संशोधन ला सकते हैं और वो आर्टिकल 13 के अंतर्गत उसको विधि नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि इसकी जो वैधता है, इसकी वैधता को चुनौती दी गई थी केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, और उसमें इसको 7 जजों की बेंच थी, 7 में से 6 जजों ने ये सर्वसम्मति से फैसला दिया था। ठीक है, अब इसमें गोलकनाथ केस को पलट दिया गया कहने के लिए। ठीक है, बस घुमा करके बातें वही कही गई थी जो गोलकनाथ केस में हुई थी, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन ऐसे गया कि गोलकनाथ केस को पलट दिया गया है, क्योंकि इस केस में न्यायालय ने, जस्टिस सीकरी की अध्यक्षता में निर्णय आया था, न्यायालय ने ये कहा कि नहीं भाई, संविधान संशोधन की शक्तियाँ संसद की सर्वोच्च हैं और संसद संविधान संशोधन करके संविधान के किसी भी भाग में बदलाव ला सकती है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, चाहे मौलिक अधिकार हो या कोई भाग हो, उसको संशोधन के द्वारा बदला जा सकता है। ठीक है, इसको प्रिंसिपल ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का नाम, डॉक्ट्रिन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। किसी को भी बदल सकते हो, लेकिन आगे चुपके से नीचे से लिख दिया कि कांट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, बहुत बात अच्छी है, लेकिन संशोधन के द्वारा जो इसके मौलिक लक्षण हैं, जो आधारभूत लक्षण हैं, वो नहीं बदल सकते। इसी को आने वाले शब्दों में लीगल टर्मिनोलॉजी में कहा गया डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। पहले जब जस्टिस सीकरी से पूछा गया कि भाई ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, आप क्या क्या इसमें शामिल मानते हैं, तो उन्होंने 4 चीज़ें कही थी कि सेपरेशन ऑफ पावर है, रूल ऑफ लॉ है और सेकुलरिज्म है, फंडामेंटल राइट्स है। ठीक, 4 ही बातें उन्होंने थी, लेकिन आने वाले दिनों में फिर न्यायपालिका इसका विस्तार करती चली गई और एक तरह से ये बहुत वरदान भी था। ये जो डिसीजन था ये वरदान भी था। गोलकनाथ डिसीजन तो ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से ऐतिहासिक है, वैसा निर्णय न उससे पहले कभी आया था न उसके बाद आया, कि वो निर्णय जिसने गोलकनाथ निर्णय ने पहली बार जो फंडामेंटल राइट्स थे उनको पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी से ऊपर स्थान दे दिया था। लेकिन ये केशवानंद भारती केस भी बहुत ही ऐतिहासिक महत्व का है, क्योंकि इस केशवानंद भारती केस में ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आया और बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन ने हमें हमारे मौलिक अधिकारों को और संविधान की जो आत्मा है उसको सुरक्षित रखने का काम किया। अब एक क्वेश्चन, गिव अ समरी ऑफ सम pivotal Supreme Court rulings and amendments that help pave the way for the basic structure doctrine। अधिक से अधिक आंसर लिखते रहिए। अच्छे मार्क्स के लिए, अच्छी तैयारी, अपडेटेड आंसर्स लिखने के लिए आप इसमें 290 तक भी मार्क्स ला सकते हैं। बस सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग्स आ रही हैं उन पर नज़र रखिए। थैंक यू।